दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता तो है ही है, गुड़गांव के पूर्व मेयर भी हैं। तो आज हम इनके पास आए हैं ताकि गुड़गांव के बारे में हम इनसे कुछ चर्चा कर सकें। तो सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं, ये श्री परमिंदर कटारिया जी। तो परमिंदर जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपने इतना जो हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ जी। आपने मेरे यहाँ आए जी। मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे इलाके में आए और जी, जी। भारतीय प्रजातंत्र की किसी भी प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो मीडिया है और मीडिया ही प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा कटारिया साहब, हम थोड़ा सा आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप बीजेपी के एक नेता हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि और आपका क्या काम है। और आप, हमने सुना है कि आप बिल्कुल जीरो से आए हैं, यानी एक भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीन से उठकर आए हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अपने सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। धन्यवाद भाई साहब जी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं। जी जी। मैं एक छोटे से परिवार से संबंध रखता हूं। जी। मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं। जी। हमारा एग्रीकल्चर काम था, जी। फादर पुलिस में भी थे, जी। फादर आर्मी में भी रहे, मैं जी। फौजी का बेटा भी हूँ, जी। पुलिस वाले का बेटा भी और किसान का बेटा भी हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि खेती बाड़ी हमारा मुख्य पेशा था। हम्म। पिताजी फौज में थे, फौज के बाद फादर ने पुलिस में भी नौकरी की। हम्म। तो तीनों क्षेत्र का अनुभव है। हम्म। और चौथा जो अनुभव है जो गुरुग्राम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जी। मेरे फादर ने हमें 10th के बाद ITI कराई। जी। ITI के बिहाफ पर मैं कैरियर एयर कंडीशन कंपनी बनाती है जी 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 जी। गुरुग्राम जी। में उसमें जी। काम करता था। वहाँ जी। से यूनियन लीडर हम्म। के चुनाव लड़ने का भाव पैदा हुआ। हाँ, हाँ। और वर्कर सबसे पहली लड़ाई अगर मैंने की हाँ। तो लोगों के हित में या अपने कर्मचारियों के हित में, तो वर्कर यूनियन के नाते से जीवन की शुरुआत की। जी। आहिस्ता आहिस्ता परिस्थिति जहाँ जहाँ ले जाती थी उस परिस्थिति के अनुसार समाज में जैसा अवसर मिलता रहा, जैसी जिम्मेवारी लगती जी। रही। अवसर और जिम्मेवारी दोनों बात कह रहा हम्म। हूँ। जब किसी काम को दिया जाता है हाँ, हाँ। वो जिम्मेवारी है और उसको हम अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे अवसर है। जी। तो जैसा जैसा जिम्मेवारी मिली ठीक उस है। अवसर को काम करते रहा और भगवान की कृपा से, माँ शीतला की कृपा से जी। गुरुग्राम में एक कार्यकाल डिप्टी मेयर का काम करने का अवसर मिला और वार्ड 6 में एक काउंसलर का काम करने का, एज ए काउंसलर काम करने का जी। मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत फैक्ट्री अच्छा से बताया। शुरू करके हाँ। आहिस्ता आहिस्ता जीवन में काम करते रहे। हाँ, हाँ। तो उसका आनंद है। और जय एक सर आपका काम भी तो है ना शायद उसका। हाँ, उसके बारे में मैं थोड़ा सैनिटेशन बताएं मेरा सर। बड़ा इंटरेस्टिंग जी। क्षेत्र रहा। जी। मैं सदा गार्बेज को लेकर काम करता रहा। हाँ। अभी मैं कंपनी में था तो भी हाँ। मेरा इसको लेकर बड़ा इंटरेस्ट रहा है। हाँ। तो मैंने जीवन में जो मेरी जीविका है, हाँ। मैं मोबाइल टॉयलेट, चलते फिरते शौचालय, आपने सुना होगा। मोबाइल टॉयलेट। हाँ। जी 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 तो जी। चलते फिरते शौचालय हैं, उनका बनाने का काम करता हूँ, उनका जी। रेंट पे देने का काम करता हूँ। ये जी। मुख्य रूप से मेरा पेशा है। परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरी अच्छी दाल रोटी चल रही है, जिससे मैं अपने परिवार की अच्छी गुजर बसर ये कर पा रहा हूं। सिर्फ गुड़गांव में ही या गुड़गांव से बाहर भी जाते हैं मैं आपके? जहाँ जहाँ इवेंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ मोबाइल टॉयलेट जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसा ऐसा जी, जी, जी। खासकर ये 2-3 तरह से होता है। खासकर इवेंट में जब हाँ। होता है तो इवेंट में अस्थायी टॉयलेट की आवश्यकता जी, होती है, उस समय होती है अस्थायी सर। टॉयलेट की व्यवस्था करना। बहुत बढ़िया काम और कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सर। साइडों में जिस तरह की नई कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, हाँ, वहाँ हाँ। सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ टॉयलेट की आवश्यकता होती है, वहाँ हम कंपनियों को भी टॉयलेट सप्लाई करते हैं हम, और उससे अपनी जीविका बहुत अच्छी परंपरा। बहुत बढ़िया सर। सर आप बीजेपी से कब जुड़े? मैं 93 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। बहुत मैं बढ़िया। 93 में मैंने शुरुआत हाँ। एक शादी में गए थे। हाँ। तो उस शादी में मैं भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल रूप के जीवन की जानकारी मुझको नहीं थी। हाँ हाँ। बातों बातों में एक मेरे बुजुर्ग हैं आज वो, उन्होंने ऐसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन जाओ। जी, जी। तब तक ना तो मुझे कांग्रेस का पता था ना भारतीय जनता पार्टी का जी, पता था। जी, जी, जी। पॉलिटिकल रूप से एक नौजवान व्यक्ति था। हाँ। मेरी आयु 18 साल भी नहीं हो सकती, उस समय शायद 18 साल का नहीं था मैं। ठीक है। तो उस समय उन्होंने मुझे 5 रुपए का मेंबर बनाया, मुझे आज भी याद है। जी। और उन्होंने मुझे कहा भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। बहुत बढ़िया। तब भारतीय जनता पार्टी को जानने का अवसर मिला। मुझे जी। याद है जी। मुझे पहला पद, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहला पद दिया, हाँ। जिसको पद के नाम दिया जा जी, सकता जी, है या जी। जिम्मेवारी का नाम दिया जा जी। सकता है, वो ग्राम समिति में
गुरुग्राम गांव जो मेरा गांव है, हाँ, हाँ। गुड़गांव गांव के नाम जी, से जाना जाता है, जी। उस गांव में मुझे ग्राम समिति के अध्यक्ष के नाते, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उस हाँ। अध्यक्ष के नाते काम करने का अवसर मिला। और जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते पार्टी की नीति और रीति को जाना, हाँ, हाँ। और अपने में स्वयं का निखार भी हुआ। हाँ, मैं कहूँ जी, कि जी। मेरे अंदर बहुत कुछ सीखने का अवसर पार्टी के प्लेटफॉर्म ने दिया, हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया। और जैसी जैसी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, हम्म। मैं वैसे काम करता है। 93 के ग्राम समिति के अध्यक्ष से कार्य शुरू किया, जी। और मैं लगातार मंडल उपाध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चे का जिला महामंत्री रहा, जिला जी। अध्यक्ष रहा, निवेशक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा। जी। अनेक पदों पर काम करने का मुझे अवसर मिला, और उन जिम्मेवारियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। चुनाव पहला कब लड़ा आपने? मैंने 2011 में, वैसे तो चुनाव की अगर पहली बात करें तो मैंने 2005 में पहली बार चुनाव की तैयारी की। अच्छा, अच्छा। तो वो भी क्या था, उसका कारण कि मैं इंडस्ट्री में यूनियन लीडर रहा था, अच्छा, तो right। चुनाव लड़ने की आदत हो गई थी। हाँ, हाँ। तो मुझे कंपनी ने वीआरएस दे दी। वीआरएस के तो जी। नाम था, हाँ। असल में सीआरएस थी। हाँ। मैनेजमेंट के अनुसार नहीं चल पाया, तो हाँ। मैनेजमेंट ने, मुझे आज भी याद है, हाँ। मैनेजमेंट ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको गुवाहाटी ट्रांसफर किया जा रहा है, हाँ, हाँ। आप यहाँ काम करने में सक्षम हैं। हम्म। तो सक्षम ये था कि मैं यूनियन के लीडर के नाते जी, जी। उनके अनुसार नहीं चल पा रहा जी। था। उनकी वो अपनी जगह ठीक थे, हाँ जी। कि कोई भी लीडर को साइड करना चाहता है, हाँ। तो वो ट्रांसफर दूर कर दिया ट्रांसफर जाता दूर है। करने की बात हुई। हम्म। तो फिर सलाह मशवरा किया गया, और राष्ट्र में उस समय वीआरएस की निकाली गई। हम्म। तो मैंने रिटायरमेंट लेना उचित समझा। जब मेरी आयु 25-26 साल की थी, उस समय मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, और वर्कर हित लगा लो या परिस्थिति अनुसार लगा लो, तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और फिर उसके बाद जो करता है प्रभु अच्छा करता है। शायद मैं काउंसलर नहीं बनता, डिप्टी मेयर नहीं बनता, अगर उस समय मेरे साथ मैनेजमेंट मुझे तंग नहीं करती, हाँ, और ऐसी स्थिति ना करती कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। तो जो करता है प्रभु अच्छा करता है। आपने 2011 में पहला चुनाव लड़ा, और मेयर 2005 में पहले चुनाव की तैयारी की मैंने। तैयारी की, फिर तो 2011 2001 में वीआरएस ली। हाँ। उसके बाद मेरी याद में 2001 के बाद 2005 का नगर परिषद जब होती थी गुरुग्राम में, जी, जी, जी। मैंने नगर परिषद में चुनाव की तैयारी की। ठीक है। तो चुनाव की तैयारी की, मैं चुनाव नॉमिनेशन कर चुका। उन दिनों पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझे समझाया कि हम पार्टी टिकट नहीं देना चाहती और अब चुनाव नहीं लड़ाना चाहती। तो मुझे याद है, इसी अशोक विहार में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, हाँ। समाज के प्रबुद्ध लोग और साथ थे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव ना लड़ें। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त नहीं किया, और सामाजिक भाईचारे के नाते हाँ, ठीक मैंने है। नॉमिनेशन वापस लिया। तो अगर मैं चुनाव लड़ने की बात करूं तो मेरे जीवन का पहला चुनाव था। ठीक है, बीच में मुझे मैदान छोड़ना पड़ा, हाँ। वो परिस्थिति अनुसार, क्योंकि कोई बात मुझे नहीं। अपने बड़ों जी, की बात माननी जी। थी। तो पहले चुनाव की मैदान छोड़ा, और उसके बाद कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद नगर निगम बन गया, और फिर मैंने चुनाव की इच्छा जाहिर की और प्रयास किया, और 2011 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। और मेयर कब बने? मैं 2011 में पहला चुनाव जीते, और उसी में आप मतलब हाँ, मेयर उसमें बने। डिप्टी मेयर बन तो आपने उस टाइम मेयर के कार्यकाल के दौरान गुड़गांव के लिए क्या किया? हाँ, मैं अगर बात करूं, हमने जो सबसे ज्यादा सैनिटेशन पर काम किया। मैं बात करूं, सैनिटेशन। हमारा जी। कूड़ा घर घर जाने उठाने वाली बात, आप हाँ, देखते हैं जी। कूड़ा उठाने वाली बात। जी, जी, जी। सबसे पहला प्रयोग हमारा वो सफल रहा कि घर घर कूड़ा कैसे उठे, उसे सुव्यवस्थित हो, ये प्रयास रहा। क्योंकि पहले कूड़ा उठाने की, क्योंकि जैसे जैसे शहर डेवलप हो जी। रहा था, एक किसी भी शहर की डेवलपमेंट की, जो शहर की सबसे बड़ी समस्या हाँ। है, किसी भी शहर का डेवलप होगा तो उसका कूड़ा निस्तारण की समस्या आती है। जी। तो गुरुग्राम की पहली शुरुआत हमारे कार्यकाल की, जो उसमें मैं आपकी कहूँ कि मेरी व्यक्तिगत भूमिका भी अच्छी रही उसके हाँ। प्रचार में, हाँ। तो घर घर कूड़ा उठे, ये प्रयास हमारा पहला रहा। उसके अलावा जी। मैं बात करूं कि जो निगम को लेकर, जो एज ए डिप्टी मेयर के नाते जो शहर की मुख्य बातें थी, जो मुख्य चीज चौराहों का निर्माण होना था, मुख्य चीजें जैसे रोडों के नाम होने थे, या अन्य ऐसी समुदाय जो पूरे इलाके के इंटरेस्ट की थी, हाँ। उन इलाकों के डिप्टी मेयर के नाते मैंने काम किया। और उसी के साथ साथ पैरेलल एक दूसरी जिम्मेवारी मेरे साथ थी, जिसको हम काउंसलर कहते हैं। मैं डिप्टी मेयर के साथ साथ एक अपने वार्ड नंबर 6 का काउंसलर भी था, उसकी भी जिम्मेवारी थी। उसमें भी मैंने, अगर बात करी जाए तो बहुत से काम, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैंने बहुत से काम करे और लगातार उसका अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे वाटर टैंक की बात करें, हमारे इलाके में कोई भी परिस्थितियां विपरीत थी इस वार्ड की, 3-4 चीजें विपरीत थी। पहला, हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट जमीन नहीं थी जिसके माध्यम से हम कोई काम कर पाए, क्योंकि ये वार्ड एक ऐसा था, जिस वार्ड 6 में था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी, जो भी जमीनें निगम के पास गई, या तो हुड्डा की प्रॉपर्टियां थी, या गांव की, ग्रामीण की पंचायतें की जमीन थी। तो जो गुरुग्राम गांव की जमीन में लगता हुआ ये वार्ड था, और चोमा गांव की जमीन में जो मेरा वार्ड था, जो रेवेन्यू गांव था, वो चोमा, सराय और गुरुग्राम गांव का था। तो उनमें कोई भी ऐसी जमीन नहीं थी जिसमें कोई पंचायती जमीन हो जो नगरों को ट्रांसफर हुई। एक भी ऐसी जमीन नहीं थी जिसको हमको स्पेशली कुछ करा सके। तो उस समय वहाँ उस समय के कमिश्नर साहब का बड़ा योगदान रहा। हमें एक हुड्डा की जमीन, क्योंकि हुड्डा की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है,
उसका उसका मालिकाना हक हुक्का के पास होता है। प्रयास में हमें वाटर टैंक की एक बड़ी जमीन मिल पाई जिसमें हमने वाटर टैंक बना पाए, रेलवे रोड को सबसे सुंदर बना पाए, राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से रेलवे स्टेशन को अच्छा करा पाए, और जो भी निगम के अंडर गलियां थी मेरे कार्यकाल में मुझे इस बात की खुशी है कि एक भी गली जो निगम के अंडर थी, यहाँ जहाँ सरकार का पैसा लग सकता था सरकार के निगम की से कानून के अनुसार, वो एक भी गली नहीं बची जिसमें हमने गली कच्ची छोड़ी। केवल बची जो समस्या रही वो ये रही कि मेरे को जो समस्याएं फेस थी, हमारा वार्ड बहुत सा 3-4 कैटेगरी का वार्ड था मेरे पास। एक तरफ हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटियां थी, बहुमंजिल इमारतों का वार्ड भी था, एक तरफ पालम विहार जैसी कॉलोनी जो पॉश कॉलोनी वो भी इलाका था, एक वो कॉलोनियां थी जो अनऑथराइज थी जिसमें अशोक विहार फेज 2 का बहुत सारा अनऑथराइज इलाका था, फेज 1 का बहुत सारा इलाका था, भीमगढ़ खेड़ी का बहुत सारा इलाका था जो अनऑथराइज कहलाता जहाँ सरकार की ग्रांट नहीं आती, वो भी इलाका था। एक अप्रूव इलाका था। तो अप्रूव में काम करना आसान था, अनअप्रूव में काम करना, क्योंकि हम सभी लोग कानून के अनुसार चलने वाले हैं, क्योंकि भारतवर्ष में कोई व्यक्ति ताकतवर नहीं, ताकत है तो केवल कानून के दिए हुए अधिकार के कारण ताकत है। तो जब इस पूरे इस निगम में जाने के बाद जब जी 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 अच्छा, अब आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अभी तो वार्ड हमारे गठित नहीं हुए, मैं आपको कहूँ अभी तो वार्ड की कोई संभावना नहीं कह सकते। अच्छा चलिए, गठन ना हो। आपका जो क्षेत्र है जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, संभावना आसपास के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं जिनके लिए आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखो जी, ये जो जरूरतें हैं समय अनुसार समय समय पर जरूरतें पैदा होती हैं जी। जैसे डेवलपमेंट एक वो क्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, डेवलपमेंट जो है लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। जिस तरह से रोज भोजन की आवश्यकता होती है व्यक्ति जीवन चलाने के लिए, एक दिन भोजन खा लोगे कि पूरे आगे आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरह जीवन में चाहे रोड बना है तो उसको रिपेयर की आवश्यकता है, कोई सीवर जाम है तो उसको दोबारा रिपेयर की आवश्यकता है। अगर डेवलपमेंट हो भी चुका तो वहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता रहती है। अगर मुख्य रूप से बात करी जाए तो हमारे यहाँ बरसात के पानी की निकासी की जो सबसे बड़ी मुश्किल समस्या है कि बहुत सा इलाका हमारा जब बारिश आती है तो जलमग्न होता है। ये तो बहुत दिन से समस्या है आपके गुड़गांव की। तो क्या इसका तात्पर्य हम ये समझे कि आपके जो विधायक हैं या जो यहाँ के पार्षद है वो काम नहीं करवा रहे या फिर सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही? मैं किसी के दोषारोपण का काम की बात नहीं कर रहा। सबके अपने अपने प्रयासों में अपना अपना तरीका होगा। कुछ तरीके सफल हो पाते, कुछ नहीं हो पाते। हर कार्य जो कोई भी जिस सीट पर बैठता है वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। आलोचना करना मेरा मन का भाव नहीं है। उन्होंने भी प्रयास किया होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक संतुष्टि नहीं होती। प्रयास उनका भी सबका रहा होगा, लेकिन अगर बात करी जाए तो हम सब इस बात को मानते हैं कि जलमग्न की पूरी तरह हमें समस्या का समाधान नहीं मिला है। इस समाधान में और ज्यादा प्रयास करें। तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे जब आज तक आपके जो मैं इसके समाधान की बात करूँ, प्रशासन के सहयोग के बिना तो ये काम संपन्न ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए जो ये समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत प्रयास से नहीं हो सकता। ये जनमानस का प्रयास और प्रशासन की भागीदारी। प्रशासन अगर उदासीन होगा तो भी काम नहीं होगा। प्रशासन की भागीदारी की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी, तो ये काम किए जा सकते हैं। उसके 2-3 सुझाव हैं मेरे। पहला सुझाव है कि हमें उन एरियो में खासकर जो ये समस्या के मुख्य बिंदु बात करूँ, समस्या क्या है, हमारे जो भौगोलिक स्थिति अनुसार कुछ जगह सीवर नहीं लगा है। भौगोलिक स्थिति क्या है कि जो हमारे जमीन का लेवल है, अगर हम लेवल लो एरिया से हाई ऊंचाई वाले एरिया में सीवर का पानी ले जाएंगे तो निश्चित है कि वो जो लो एरिया है, जैसे सीवर का ओवरफ्लो बढ़ेगा तो लो एरिया में पानी भर जाएगा। हमें असल में एक तो उस समाधान की तरफ प्रयास करना होगा, कौन से रास्ते रूट पानी की निकासी का बनाया जाए जिसके कारण वो अपने प्रवाह के अनुसार जाए। प्रवाह का पानी अगर अनुसार होगा तो उसमें समस्या का समाधान ज्यादा आसान होगा। दूसरी चीज है, जहाँ कैपेसिटी, दूसरी समस्या क्या है कि शहर बढ़ता हुआ रहा, हमारे यहाँ कॉलोनियाँ बसी और वो कुछ कॉलोनियाँ आज ऑथराइज भी हुई है। भविष्य में जो बची है उसके लिए हम प्रयास करते हैं सभी लोग कि वो ऑथराइज हों ताकि उनको उनका अधिकार मिले। तो उसमें जो समाधान है, जो आपने समस्या कहा, तो दूसरे पॉइंट पर मैं समाधान की बात करूँ कि जब पहली बार सीवर लोगों ने मिलजुल कर डाला था जहाँ, या प्रशासन ने भी डाला, तो उस समय मकानों की संख्या कम थी। आहिस्ता आहिस्ता गुरुग्राम उम्मीद से ज्यादा शहर बढ़ा है, उम्मीद से ज्यादा लोग रहे हैं। कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा शहर बनेगा। तो जहाँ किसी समय सीवर डाला गया उस समय कैपेसिटी थी 1000 लोगों के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि हर साल मल्टीप्लाई आदमी हो रहे हैं, 5 साल में डबल 1.5 आदमी हो जाते हैं। तो उस सीवर की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, जिससे पानी का और उसके अंदर निकासी ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अगर 500 लीटर ले जाने की है पर घंटे की, अगर उसमें 800 लीटर आएगा तो निश्चित है कि थोड़ा सा ब्रेक भी अगर उस लाइन में आ गया तो उस लाइन से ओवरफ्लो होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या प्रशासन ये ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकती? क्या उसको नहीं पता कि शहर आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? क्या उसके पास सही प्लानिंग नहीं है? मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि मैं इसमें प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही कह सकता हूँ कि
यहाँ ये क्या है कि स्थानांतरण लगातार होने वाला है। किसी आदमी लगा, मैं बात करूँ निगम, एक जेई आज लगा, वो जेई लगा, उसने प्लानिंग, हर एक का सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। मेरी चिंतन अलग हो सकता है, आपका चिंतन अलग हो सकता है, उसी तरह कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ाहट हो जाती है। मान लो अभी एक नए चिंतन करके पूरी कैलकुलेशन करी, उसकी ट्रांसफर हो गई, तो उसके बाद नए फिर जीरो से करनी पड़ती है, इस बीच में पेंडिंग हो जाता है। तो इसका मेरा कहने का कारण है कि कहीं प्रशासन की बार बार ट्रांसफर होना एक कारण, तो ये सरकार की कमी है। नहीं, ये सिस्टम है। तो जी ट्रांसफर होने के कारण काम हो सकता है, उसकी जरूरत हो सकती है। कोई अधिकारी खुद भी किसी अपने क्षेत्र में यहाँ आ गया, दूसरी जगह जाना चाहता है, उसको केवल परिस्थिति अनुसार ट्रांसफर है। कोई आदमी काम करने में सक्षम नहीं है, वो प्रशासन को लगता है ये नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हर उम्मीदवार जो भी इलेक्शन लड़ता है वो अपनी जीत का दावा करता है। आप भी ऑब्वियसली अपनी जीत का दावा करें, तो आपको क्यों लगता है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैं जीत पाऊंगा। ये कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं जीत जाऊंगा। आशा रखना हर आदमी का, हम आशावान है, और जनता जनार्दन का निर्णय करना है। वो जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। उसका आप मैदान में जिस तरह से 4 दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, लोग उसके पास किसके पास ज्यादा जाते हैं, किसके पास कम जाते हैं, ये अलग स्थिति निर्भर करती है। मैं कोई दावा नहीं करता मैं चुनाव जीत पाऊंगा। मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। बाकी जनता जनार्दन को लगेगा कि इस जिम्मेवारी पे परमिंदर को बैठना चाहिए, तो वो बैठाएगी। मेरा व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये जनता के प्रेम का गुण है। वो मैं विश्वास कितना जीत पाता हूँ उसका टेस्ट है। चलिए, मान लीजिए आप चुनाव जीत गए, तो 2 सवाल। सबसे पहला सवाल ये है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस काम को देंगे? बहुत अच्छी बात। हमारे गुरुग्राम में काम की बात करें तो बहुत से कामों की आवश्यकता है, उसकी एक लंबी लिस्ट है। क्या क्या सुधार है? सुधार की परिभाषाएं कई रूपों में दी जा सकती है। पहला, जो अगर मेरा व्यक्तिगत कहें, कर्म आधारित बात करें, तो सबसे पहले है कि 0% गार्बेज अपने वार्ड को सबसे पहले, जिस अगर जो मुझे परमपिता परमात्मा ने अवसर दिया, तो गार्बेज सेग्रीगेशन महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य मानसिक रूप से लोगों को तैयार करना और प्रशासन की भागीदारी करके कि हम मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेवारी के तहत अपने वार्ड की सबसे पहले सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है परिवर्तन सरकार एक अंग है, एक पार्ट है, एक औजार है डेवलपमेंट का, लेकिन जब तक हम मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो तब तक वो परिवर्तन नहीं होगा। मेरा मानना सबसे पहले हम सेग्रीगेशन पे जोर देंगे। और मैं आपको बताऊं, सेग्रीगेशन मतलब साफ सफाई पर कूड़े का सेग्रीगेशन कर से। मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, मैं जिन दिनों काउंसलर था तो मैंने अपना वार्ड, अगर सबसे कम कूड़ा उत्पादन करने में कोई वार्ड रहा तो विकास गुप्ता जी हमारे आईएएस थे, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने अपने वार्ड में सेग्रीगेशन को बहुत बड़ा जोर दिया। और मैं अपने कार्यकाल में 80% कूड़ा जो बाहर जा रहा था उसका घटाने का काम किया। परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उस तरह मेंटेन नहीं हो पाया। मैंने प्रशासन ने उसमें, मैं विकास गुप्ता जी का विशेष रूप से कह रहा हूँ, जो आईएएस थे, उन्होंने उस समय, उनका इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट एक मिला, तो हमने उस काम को किया। तो सेग्रीगेशन किया। यहीं इसी इलाके में हमने खाद बनाने का काम शुरू किया। मेरा कूड़ा, मेरे अपने इलाके के कूड़े का हमने खाद बनाना शुरू किया। और जिन लोगों ने इस काम में भागीदारी की, खासकर बहनों ने भागीदारी की, उनको सम्मान रूप में उनको मंचों पर सम्मान मिलाया। तब मैं याद है कि कमिश्नर साहब ने पर्सनली हटाया। चलिए, आपका कहने का मतलब ये है कि जो कूड़ा है उसको आप खाद बनाने का काम करेंगे, दूसरा उसका यूटिलाइज करेंगे। खाद करना मतलब सबसे पहला कि खाद के साथ साथ विषय है कि देश की ताकत। किसी भी देश, हम विदेश जाते हैं, कोई साथी हमसे मिलता, मैं तो नहीं गया, लेकिन आज की चर्चा जो आपसे भी होती होगी कि वहाँ सबसे बड़ी विशेषता है अनुशासन और सुंदरता। सुंदरता हमसे शुरू है, हम उस संस्कृति के लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बदलाव है। हम एक भी चीज खराब नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, हम अपने घर में पुराने कपड़े को बेकार नहीं जाने देते थे, चाहे उसका पोछा बनाए, दरी बनाए, इस तरह का यूज करते थे। आर्थिक संपन्नता ने हमें आलसी बना दिया है। हमने संपन्नता के कारण हम वेस्ट चीजों को यूज करने की आदत बदल दी। हमारे यहाँ तो एक कहावत कही जाती थी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि भी हमारे यहाँ कहते थे 12 साल में तो कूड़े की भावती, यानी कूड़े के भी दिन भरते हैं। यदि हम उसको कूड़े को उपयोगी बना देंगे तो भर जाएगा। यदि हम वो अगली पीढ़ी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्व, ये मेरा गुरुग्राम मेरा है, इसमें मैंने जन्म लिया है, ये जितना सुंदर बने, जितना अच्छा बने, ये मन का भाव है। हम अगली पीढ़ी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी को हम कूड़े के पहाड़ ना देकर जाएं, हम सुंदर गुरुग्राम दें। आपने फरीदाबाद रोड पर देखा होगा, कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, उसके जिम्मेदार कोई नहीं, हम सब हैं। और हम सब चाहें तो कूड़े के पहाड़ ना देकर सुंदर गुरुग्राम देने का। जी। अच्छा, जीतने से संबंधित मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर आप ये चुनाव जीत गए तो अगला कौन सा चुनाव लड़ेंगे?
देखो और जी, अगर आप मेयर रह चुके हैं तो फिर आप मेयर का चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप पार्षद का ही चुनाव क्यों लड़ रहे बहुत हैं? अच्छी बात आपने कही। हर एक को अपनी क्षमता पर विश्वास होता है। हाँ। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं इतना वजन लायक नहीं हूँ कि मैं मेयर का चुनाव लड़ पाऊँ। अपनी अपनी क्षमता का पता है। मेरा मानना है जिस जिम्मेवारी को आप अच्छे से निभा पाए, जो भी काम करें परफेक्ट करें, आप उसके अच्छे बेस्ट दीजिए। पद महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मिली हुई जिम्मेवारी, आप उस पर कितने निपुण होकर उस काम को कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। पद जब आप किसी काम को अच्छे से करते हैं, उसके रिजल्ट आप अच्छे देते हैं, तो मेरा मानना उस काम के प्रति ईमानदारी होगी। मुझे व्यक्तिगत लगता है कि मैं मेयर का कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं इतने गुरुग्राम में सिस्टम को संभालने या काम करने लायक नहीं हूँ, मैं सिस्टम को चलाने लायक नहीं हूँ। मैं अपनी क्षमता को, मुझे अपनी क्षमता का पता है। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, फैक्ट्री का मजदूर हूँ साहब। मैं ये समझता हूँ यदि मैं काउंसलर का काम अच्छे से कर पाऊँ, जो काम मैं अच्छे से कर पाऊँ, उसको करने को मैं विश्वास रखता हूँ। अच्छा चलिए, ये हमने कल्पना की थी जीतने की। अब हम कल्पना करते हैं कि मान लो आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या करेंगे आप? मैं इसका जीता जागता उदाहरण अभी का दे दूं। एक संघ का आरएसएस का एक बड़ा गीत है जो बचपन से दोहराता हूं, मुझे आज तक वो लाइन याद है। पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, जीवन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है। मैं वर्कर राजनीति से शुरू की, तो ये कोई था वर्कर राजनीति, वर्कर को ही था। खासकर मैं जिस विषय को लेकर वहां लड़ा था, उस समय विषय ये उसमें प्रधान बनना विषय नहीं था। जो विषय मन को छूते हैं, जिसमें मेरी भागीदारी हो सकती है, परमपिता परमात्मा ने मुझे यदि उस विषय को उठाने की क्षमता दी, उस बात को रखने की क्षमता दी है, तो मुझे प्रयास करना चाहिए। ये मेरा ध्येय है। मैं अभी आपकी बात बताऊं, मैंने अभी आपको शुरुआत में बात कही कि 2005 में मैं चुनाव लड़ रहा था। मैं अच्छी पोजीशन, मैं अपने आप को हर कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता अच्छी पोजीशन मानता हूँ। तो लोगों ने कहा मैंने चुनाव मैदान छोड़ दिया था। दूसरा चुनाव मैंने फिर लड़ा, तीसरी बार फिर चुनाव लड़ने लगा कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने ये कोई महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा नहीं है जीवन में। मेरा काम महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं शब्द बार बार दोहराता हूँ, अपने साथियों में दोहराता हूँ कि अति महत्वाकांक्षा नहीं कि चुनाव लड़ना ही महत्वपूर्ण है। आप उम्मीदों पे खरा उतरना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने 2017 का चुनाव मैंने नहीं लड़ा, मना कर दिया। तो बहुत साथियों ने इसके लिए कहा, बाकायदा प्रेशर रहा कि आपने पीछे लड़ रहे हो, अच्छा कार्यकाल रहा, अच्छी टीम वो रहा है, तो आप चुनाव में नहीं। मुझे लगा कि मैं इस समय काम करने में सक्षम नहीं और मेरी क्षमता नहीं, मैं उतनी जिम्मेवारी पर खरा उतर पाऊँ। तो मैंने चुनाव का मैदान छोड़ दिया। और आपको मेरे वार्ड के लोगों से पता लग जाएगा, मैंने ये वार्ड तो नहीं कह सकता, इस इलाके के लोगों से मिलाएगा। इस 5 साल में परमिंदर ने को जिसने आदेश किया, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं उनकी सबकी उम्मीदों पर खरा उतराऊंगा, लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने की प्रयास किया। मैंने कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करा कि मैं बहुत अच्छे काम कर पाया, लेकिन मैंने प्रयास किया। यदि एक साथी मुझसे मिला या दिन में 5 साथी मुझे मिले, 5 की उम्मीदों पर कहीं मैं काम कर पाया, कहीं सलाह दे पाया, जिस रूप में मैं उनके साथ खड़ा हो पाया, मेरी भागीदारी होकर काम कर पाया, उतना मैंने प्रयास किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको किस बेस पे वोट दें? मैं ये तो विषय नहीं कह सकता किस विषय पे। मैं कहते हैं कि मानगी मैंने 5 साल काम किया है। अगर मैं 3 बातें कहता हूँ, अब तक जितने काउंसलर बने हैं, आप एक बार उनमें से तुलना करके देख लेना। हम किसी से सामान लाना चाहते हैं, जिस तरह से सामान लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। यदि आप मैं स्पेशल तो नहीं कह सकता, मेरे इस 10-12 साल के एक्टिव राजनीति रूप में, जिसमें मैंने सेवा कार्य के रूप में काम किया, उसमें अगर विश्लेषण लगता है कि मैं पास मार्क हो सकता हूँ, तो मैं उनसे उसके नाते वोट मांग रहा हूँ। तो अगर मैं चुनाव लड़ा तो, नहीं तो उसी तरह सेवा करता रहूंगा। चुनाव कोई जरूरी नहीं कि मैं लड़ूंगा, परिस्थिति जो अलाउ करेगी, पता नहीं वार्ड कैसे बनते हैं, रिजर्वेशन आती है, कई स्थितियां होंगी। चुनाव आज के दिन कोई व्यक्ति कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, शायद मेरे ख्याल वो भविष्य के गर्भ में है। तो भविष्य के गर्भ की आशाओं पर पूर्णता कह देना ये होगा। हम ना तो परमात्मा ने हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दे रखा। जैसी परिस्थिति होगी, अगर परिस्थिति बनेगी तो चुनाव लड़ेंगे, परिस्थिति नहीं बनी, वार्ड रिजर्व आ गया, कोई अन्य कारण हो गया, तो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जैसा प्रभु की इच्छा और जैसी जनता जनार्दन की इच्छा, उसके अनुसार काम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे परमेंद्र कटारिया जी। आपने इनके विचारों को सुना, इनके कार्यों को देखा, और भविष्य में ये क्या करना चाह रहे हैं उनको भी आपने देखा। तो अगर आपको लगता है कि परमेंद्र कटारिया जी अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए कुछ कर सकते हैं, और पहले भी इन्होंने वास्तव में कुछ किया है, तो हम भी आपसे निवेदन करेंगे परमेंद्र कटारिया जी के साथ साथ कि परमेंद्र कटारिया जी जैसे कर्मवीर लोगों को आगे लाएं, उनको जिताएं,
ताकि वो आप लोगों की बेहतरी के लिए बढ़िया से बढ़िया कार्य कर सके। और इसके लिए परमिंदर कटारे जी ने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करते हैं। आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत आपने शुक्रिया। जनता तक जाने का रास्ता दिया है जी, सबसे अच्छा रास्ता आज के सोशल जी, मीडिया के जी, माध्यम जी, से। जी। मैं विशेष रूप से आपसे शुक्रगुजार हूँ जी। कि आपने मेरे विचार, मेरी बात को जी। जनता तक जाने का अवसर दिया और आपके आने से मेरे में भी उत्साह आया। जी। इसके लिए मैं दिल से दाल साहब आपका धन्यवाद करता जी, हूँ। जी, जी, आप जी। और हम सब मिलकर इस समाज जी। के हित में काम करना चाहते हैं और मिलकर हम इस समाज को और अच्छा जी, सुंदर बहुत बनाने बहुत का काम बहुत करें। शुक्रिया बहुत सर। बहुत तो दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।